दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बहुत दिन के बाद मिले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम शायद थोड़ा कुछ डिले हो जाएगा। आई थिंक जनवरी मिड में होने की संभावना है। पॉसिबिलिटी इसी तरह बन रही है कि आपके जनवरी मिड में हो, है ना? तो पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और पढ़ाई छोड़िए मत, है ना? एग्ज़ाम तो होगा ही, है ना? तो आज हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, छोटे-छोटे टॉपिक हैं, उस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं और इसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, मॉक क्वेश्चन रहेंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे, इसको पढ़ने के बाद तो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग पढ़ते पढ़ते हैं आज लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर बहुत क्वेश्चन आए भी हैं प्रीवियस पेपर में इससे कि पहले तो इसका क्या मीनिंग है, इस लेबर टर्नओवर का क्या मीनिंग है कि लेबर टर्नओवर एक्चुअल में है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जानते हैं कि एम्प्लॉई आते हैं, जाते हैं, एम्प्लॉई आते हैं, जाते हैं, रिक्रूटमेंट होता है उनका, है ना? उसके बाद वो बहुत सारे रीज़न से क्विट करते हैं जॉब को। हो सकता है पर्सनल रीज़न हो, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न होता है, कुछ रीज़न को हम लोग अवॉइड कर भी सकते हैं, कुछ रीज़न को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो एक्चुअल में जो लेबर टर्नओवर है, वो रेशियो है, वो किसी खास टाइम पीरियड का या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, सपोज़ कीजिए अगर 1 ईयर आप ले रहे हैं, है ना? 1 ईयर ले रहे हैं, तो इस 1 ईयर के टाइम पीरियड में जितने भी एम्प्लॉयी काम करते हैं एवरेजली जितने भी एम्प्लॉयी काम किए और उसके अगेंस्ट में जितने भी एम्प्लॉयी जॉब को क्विट किए, अपने एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के गए, तो उनका जो रेशियो है एक्चुअल में ये लेबर टर्नओवर रेशियो है, ठीक है? तो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। जितने भी एम्प्लॉयी अपने एम्प्लॉयमेंट को छोड़ कर जाते हैं और जितने भी एवरेजली वर्कर उसमें काम करते हैं, इन दोनों का एक रेशियो है लेबर टर्नओवर, ठीक है? इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी समझेंगे, एक क्वेश्चन से भी समझेंगे। तो पहले तो थ्योरी पढ़ लेते हैं एक्चुअल में है क्या? तो एक्चुअल में डेफिनेशन इसका यही है ना? यही डेफिनेशन है कि आप समझ गए होंगे कि लेबर टर्नओवर क्या हो रहा है ना? तो पहले तो इसे हम देखते हैं कि अगर एक एग्जांपल पहले हम लोग समझ लें, एक एग्जांपल समझ लेते हैं तो ज़्यादा ईज़ी होगा इसको समझना, है ना? लेबर टर्नओवर है ये, ठीक है? एक एग्जांपल समझ लेते हैं। हम लोग ऊपर से ही चलते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग लिख सकते हैं, है ना? लिखिएगा एक क्वेश्चन है कि let us assume that in a factory there were 2000 employees on average during the ईयर समझ लीजिए 2018 है, ठीक है? 2018 एंड पर्सन and 100 persons left the company during this period.
So let us assume that in a factory there were 2000 employees, 2000 employees on average during the year 2018, and 100 persons left the company during this period, so the labor turnover will be, कह रहा है क्वेश्चन कि एक ईयर लिया 2018 में, कह रहा है कि एवरेजली जो वर्क किए थे पूरे ईयर में वो 2000 एम्प्लॉय थे, 2000 एम्प्लॉय थे, उसमें से 100% जो है 100 जो है वो उन्होंने कंपनी को छोड़ा था उस पूरे टाइम पीरियड के दौरान, 2018 के दौरान उन्होंने छोड़ा था, कंपनी को छोड़ा था। तो अब बताइए कि उनका लेबर टर्नओवर रेशियो क्या है, लेबर टर्नओवर रेशियो क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन इसको लिख लिया होगा, तो एक्चुअली मैं इसको इरेज करता हूँ, है ना। तो एक्चुअल में ये होता है, फॉर्मूला है एक, लेबर टर्न ओवर रेशियो, ठीक है। इसको एक फार्मूला से हम लोग समझते हैं, इसका फार्मूला है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट ड्यूरिंग द पीरियड divided by average number of employee employed during such period, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 100। लेबर टर्नओवर रेशियो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ड्यूरिंग सच पीरियड डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय उन्होंने कितना छोड़ा था पूरे एम्प्लॉय ने, वो कह रहा है कि कितने नंबर एम्प्लॉय ने छोड़ दिया था उस टाइम पीरियड में, तो 100 ने छोड़ दिया था, और कितना एवरेजली उस टाइम पीरियड में, मतलब 2018 के टाइम पीरियड में पूरे कितने थे, 2000 एम्प्लॉय थे, है ना, और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो उसे कैंसिल कीजिए, 2 5 या 10 इक्वल टू 5%। मतलब ये जो है ना रेशियो उनका हुआ, लेबर टर्नओवर रेशियो ये आया कि इस टाइम पीरियड में 2018 के टाइम पीरियड में प्रत्येक 100 में 5 जो एम्प्लॉय थे वो छोड़कर चले गए, तो इनका लेबर टर्नओवर रेशियो क्या रहा है इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान, 5% रहा, 5% लेबर टर्नओवर रेशियो रहा इन पूरे टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। तो ये लेबर टर्नओवर एक्चुअल में रेशियो निकला, ठीक है। अब हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, थ्योरी में आते हैं, है ना, थ्योरी में आते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग, क्या विशेषताएं हैं, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, क्यों होता है ये। तो पहले तो देखते हैं कि काउज क्या है इसका, है ना, काउज क्या है। क्या कारण है इसके होने के, ऐसा होने के नॉर्मली जो है ब्रॉडली बोल सकते हैं हम लोग, दो रीजन होते हैं, है ना। एक होता है अवॉइडेबल रीजन, अवॉइडेबल काउज, और दूसरा हो सकता है अनअवॉइडेबल काउज, ठीक है। दो रीजन हो सकता है, एक अवॉइडेबल हो सकता है, एक अनअवॉइडेबल हो सकता है। अवॉइडेबल का मीनिंग होता है कि ऐसा कारण
जिसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, मैनेजमेंट जो है इसको अवॉइड कर सकता है, इन रीजन को रिमूव भी कर सकता है, इन रीजन का जो है वो सॉल्यूशन भी निकाल सकता है। लेकिन ये जो कुछ रीजन है जिनका सॉल्यूशन मैनेजमेंट के पास भी नहीं है, जिनका सॉल्यूशन मैनेजमेंट के पास भी नहीं है ना? तो पहले हम देखते हैं अवॉइडेबल रीजन में क्या-क्या हो सकते हैं, रीजन में क्या-क्या हो सकते हैं। अगर हम इसे लें ए, तो लोअर वेजेस ना, लोअर वेजेज हैं, कम वेज दे, कम कोई कंपनी कम वेज दे रही है तो आप इसे अवॉइड कर सकते थे, अवॉइड वेज को बढ़ा सकते थे। अगर वेज को बढ़ा देंगे आप तो ये आपका एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएंगे आपको, है ना? बहुत बहुत समय तो यही रीजन होता है, लोअर वेजेस के कारण एम्प्लॉयमेंट को छोड़ा जाता है। जनरली जो प्राइवेट फॉर्म में होता है, ये बहुत बड़ा एक रीजन है लोअर वेज, एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वहाँ मेनली वेज होता है, वेज के लिए लोग काम करते हैं, है ना? गवर्नमेंट सर्विस एक अलग है, गवर्नमेंट सर्विस है कि, है ना, सिर्फ वेज के लिए नहीं होता है, एक हम लोग पब्लिक की, है ना, पब्लिक की सेवा भी करते हैं, तो गवर्नमेंट सर्विस अलग है और थोड़ा प्राइवेट जॉब अलग है, तो वहाँ पर ये लोअर जो वेज है बहुत इफेक्टेड करता है, बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, सेकेंड रीजन देखते हैं। बैड वर्किंग कंडीशन, है ना? अगर वर्किंग कंडीशन सही नहीं है तो एम्प्लॉय क्या करेंगे? छोड़ के जाएंगे। एम्प्लॉय क्या करेंगे? कंपनी क्या करेंगे? छोड़ कर जाएंगे। जब कंपनी छोड़ कर जाएगा तो वो लेबर टर्नओवर हो गया, है ना? अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी, अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड आपके प्रति अगर सिंपैथेटिक नहीं है, सहानुभूति पूर्वक नहीं है, तो वहाँ काम करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है सिंपैथेटिक होना चाहिए, वर्कर के प्रति सिंपैथेटिक होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसे कर सकते हैं, इस रीजन को आप अवॉइड कर सकते थे, इस रीजन को आप अवॉइड कर सकते थे, लेकिन नहीं कर रहे हैं, है ना? तो इस रीजन को अवॉइड किया जा सकता था। लैक ऑफ प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, अगर प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी नहीं है तो भी एम्प्लॉय क्विट करते हैं जॉब को। हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनियों में जहाँ पर प्रमोशन नहीं होता है, जल्दी जल्दी लोग वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरा ज्वाइन करते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, लैक मतलब कमी होता है, ठीक है? अगर प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी है तो एम्प्लॉय वहाँ के जॉब छोड़ते हैं, कि अगर आप उनको ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएंगे तो, है ना, प्रमोशन कहाँ से पाएंगे? ना प्रमोशन आएगा, है ना? प्रमोशन नहीं आ पाएगा। तो अगर ट्रेनिंग की कमी है तो एम्प्लॉय वहाँ को छोड़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट को छोड़ते हैं। एफ देखते हैं हम। इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर को, रिसोर्सेस को
प्लान करने का अगर तरीका सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो फिर बैड वर्किंग कंडीशन बन जाता है ना? प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो इनके कारण भी एम्प्लॉई है जॉब को छोड़ते हैं, ठीक है? और देखते हैं रीजन। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। अगर प्रॉपर इंसेंटिव ना मिले ना, तो जहाँ इंसेंटिव मिले वहाँ चला जाएगा एम्प्लॉई। अगर इंसेंटिव ना मिले, मतलब इंसेंटिव का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होता है, आप उसके काम को सराहा नहीं रहे हैं, वो जो वर्क कर रहा है उनका रिवॉर्ड आप उसको नहीं दे रहे हैं, तो ये भी जॉब छोड़ने का एक रीजन बन सकता है। आप इसे अवॉइड कर सकते थे ऐसा काम करके, इसे किया जा सकता है, मैनेजमेंट द्वारा किया जा सकता था, इंसेंटिव दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दिया गया, है ना? तो लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। लैक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। अगर वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में अगर रिलेशनशिप अच्छा ना हो, बिटर हो, है ना, खट्टा रिलेशनशिप हो, समझ लीजिए कि अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, कॉर्डियल बिहेवियर नहीं है दोनों के बीच में, तो एम्प्लॉय छोड़कर जॉब को जाते हैं, एम्प्लॉय छोड़कर जॉब को जाते हैं, क्योंकि जब एम्प्लॉयर के साथ अच्छा बनेगा ही नहीं, तो उसका ना प्रमोशन होगा, ना कंडीशन, वर्किंग कंडीशन खराब रहेगा, तो इस कारण भी छोड़ा जा सकता है। और इनको तो अवॉइड किया जा सकता था, मैनेजमेंट चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, है ना? बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, कॉन्फ्लिक्ट मैकेनिज्म होता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है, ग्रीवांस सेटलमेंट होता है, अथॉरिटी होता है, ये सब अपनाया जा सकता है, लेकिन नहीं किया। तो ये रीजन है जिनको अवॉइड किया जा सकता था कंपनी द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, लेकिन उन्होंने अवॉइड नहीं किया, तो इनके कारण क्या होते हैं? लेबर टर्न ओवर होते हैं, है ना? अब हम लोग सेकेंड कॉज देखते हैं। सेकेंड कॉज था अनएवॉइडेबल कॉजेज, है ना, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अब मैनेजमेंट चाह कर भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता है। अगर मैनेजमेंट चाह ले कि इसको अवॉइड करें, तो भी इसे अवॉइड नहीं कर सकता है। तो सेकेंड कंडीशन है अनएवॉइडेबल कॉजेज। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि एक हो सकता है इसमें, पहला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। छोटे छोटे है, अगर दिखे ना तो पिक्सल बढ़ा लीजिएगा, पिक्सल बढ़ा के आप उसे 720 पे देखिए या 480 में देखिए तो अच्छा दिखेगा, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, प्रशासनिक कारण। क्या है प्रशासनिक कारण? है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ड्यू टू पनिशमेंट। अगर किसी पनिशमेंट के कारण, पनिशमेंट हो सकता है इनसबऑर्डिनेशन के कारण, है ना, डिसओबीडियंस के कारण, अगर पनिशमेंट दिया जा रहा है तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है ना, टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो टर्मिनेट किया तो एम्प्लॉय बाहर निकले, बाहर निकले तो लेबर टर्नओवर हो गया। लेकिन ये जो ऐसा काउज है जिसे एडमिनिस्ट जो प्रशासन है, मैनेजमेंट है, वो रोक नहीं सकता है। अब किसी का सबऑर्डिनेशन, है ना, किसी को अपराध करने से हम कैसे रोक सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, है ना? हम रोक नहीं सकते, मैनेजमेंट नहीं रोक सकता। अगर हम चाह लें कि हम ऐसा काम करेंगे तो मैनेजमेंट हमें रोक नहीं पाएगा। मैनेजमेंट क्या करेगा? मुझे निकाल देगा। मैनेजमेंट ये करेगा कि मुझे निकाल देगा, है ना? तो ये
पॉसिबल नहीं है, इसलिए अनअवॉइडेबल रीजन है ये, क्योंकि ये डिपेंड करता है वर्कर पे, ना कि मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ड्यू टू पनिशमेंट, इसे रोक नहीं सकते। हम क्या पनिशमेंट को रोक देंगे? पनिशमेंट को अगर रोक देंगे तो वो एम्प्लॉय बार बार वही गलती करते रहेगा, तो नुकसान किसका? मैनेजमेंट का नुकसान। तो मैनेजमेंट क्यों उसको नुकसान को सहेगा, है ना? कुछ लोगों को ये रीजन थोड़ा सा खराब लग रहा है, तो लेकिन क्यों करेगा ये? इसलिए ये अनअवॉइडेबल रीजन है कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने वो गलती कर रहा है, और बार बार जब गलती कर रहा है तो उसे सजा तो देना पड़ेगा, पनिशमेंट देना पड़ेगा। पनिशमेंट के कारण हो सकता है इसको रिमूव कर दिया जा रहा है या डिसमिस कर दिया जा रहा है ना? तो इसे हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ ड्यू टू शॉर्टेज इन डिमांड। अगर डिमांड में किसी, जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, सपोज कीजिए उस प्रोडक्ट के डिमांड में कमी आ गया, उस प्रोडक्ट के अगर डिमांड में कमी आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। डिमांड में कमी आ गया, उसके कारण हमें एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा? रिट्रेंच करना पड़ेगा, छटनी करनी पड़ेगी, ले ऑफ करना पड़ेगा, है ना? कुछ दिनों के लिए बाहर रखना पड़ेगा। तो ये रीजन जिसके ये लेबर टर्नओवर हो गया, क्योंकि उसी बाहर निकल रहे हैं एम्प्लॉय। तो इस रीजन को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि ये डिमांड है, डिमांड जो है कस्टमर से रिलेटेड है, डिमांड जो है कस्टमर से रिलेटेड है। तो कस्टमर से रिलेटेड हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? कस्टमर से रिलेटेड हम कुछ लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो रीजन है, ये आपका अनअवॉइडेबल रीजन है। आपका क्या है? ये अनअवॉइडेबल रीजन है। अब देखिए बी आते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव काउज था, ठीक है। अब हो सकते हैं कुछ पर्सनल काउज भी हो सकते हैं। पर्सनल काउजेज, है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्सनल काउजेज। एम्प्लॉय का हो सकता है खुद का रीजन हो, एम्प्लॉय का खुद का कुछ रीजन हो, उसके कारण ये एम्प्लॉयमेंट छोड़ आए, तो उसे हम बदल नहीं सकते, मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता है। कोई अब मैरिज कर रहा है ना, स्पेशली जो वुमेन एम्प्लॉयज हैं हमारे, है ना? अभी भी हमारा समाज जानते हैं कैसा है ना? तो अगर वो नॉर्मली केस में एम्प्लॉयमेंट छोड़ देती हैं, वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ देती हैं, गवर्नमेंट जॉब को खैर नहीं छोड़ती हैं, तो प्राइवेट में तो छोड़ देती हैं, लगभग छोड़ देती हैं। तो अब क्या इसमें कुछ मैनेजमेंट कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है ना? तो ये पर्सनल रीजन हो गया, पर्सनल रीजन हो गया। तो जैसे है डेथ, डेथ के कारण कुछ हो जाए, है ना? सेकंड यहीं लिख देते हैं हम लोग, रिटायरमेंट ड्यू टू ओल्ड एज। ओल्ड एज के कारण अगर रिटायर होता है, इसमें मैनेजमेंट क्या करेगा? उसका एज आ गया तो रिटायर होगा ही, है ना? चेंज फॉर सिक्योर्ड जॉब। अगर एम्प्लॉय कोई अच्छा जॉब पाना चाहते हैं जो सिक्योर्ड हो, नॉर्मली जो प्राइवेट फॉर्म में काम कर रहे होते हैं, अगर उनको सरकारी जॉब मिल जाए तो तुरंत आ जाएंगे। क्यों? सरकारी जॉब में सिक्योरिटी अधिक रहती है, सिक्योरिटी अधिक रहती है, कि आपको यूं ही कोई आसानी से निकाल नहीं सकता है जॉब से, तो सिक्योरिटी रहती है, इसमें सिक्योरिटी रहती है। तो आदमी कहाँ जाना चाहेगा? उस जॉब को छोड़कर इस जॉब में आ जाएगा, तो इस जॉब में जाएगा तो उस जॉब में तो टर्नओवर हो गया ना, उस ओवर में क्या हो गया? लेबर टर्नओवर हो गया। तो चेंज फॉर सिक्योर्ड जॉब। मैरिज, है ना? मैरिज के कारण हो सकता है, ठीक है। इलनेस के कारण हो सकता है, बीमारी के कारण हो सकता है ना? इलनेस है, एक्सीडेंट है,
है ना? ये सब है। डोमेस्टिक नीड हो सकता है उसकी। उनकी डोमेस्टिक नीड हो सकती है। पहले तो बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो इस कारण जॉब नहीं कर पाएगा तो जॉब छोड़ेगा। डोमेस्टिक नीड हो सकता है उनकी फैमिली कुछ प्रॉब्लम हो, उनका कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो अपना कि जॉब नहीं कर पाएँगे, उतने घंटे नहीं दे पाएँगे। हो सकता है डोमेस्टिक नीड कुछ, जिसके कारण वो जॉब छोड़ेंगे। तो ये सभी पर्सनल कॉज़ हो गए, उनके क्या हो गए? पर्सनल कॉज़ हो गए, ठीक है? ये पर्सनल कॉज़ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अनअवॉइडेबल कॉज़ है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज़ हो सकता है और एक पर्सनल कॉज़ हो सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इनका, है ना? लेबर टर्नओवर अगर हो तो क्या दिक्कत क्या है इसका? प्रॉब्लम क्या आता है? क्या किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में लेबर टर्नओवर से क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आप खुद सोच सकते हैं कि अगर किसी आप 10 एम्प्लॉयी को हायर करते हैं और वो 4 दिन में कोई ये छोड़ के चला गया, कोई वो छोड़ के चला गया, इस तरह आते रहेगा, जाते रहेगा, तो कितना आपको क्या प्रॉब्लम नहीं होगा? है ना? आपको प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? है ना? तो इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? पहला इफ़ेक्ट तो देखिए ये जो है ना लेबर टर्नओवर जो मैनेजमेंट के लिए है, एक तो हार्मफुल और कॉस्टली होता है ना? ना क्या है बड़ा ये हार्मफुल है, हानिकारक तो है ही और कॉस्टली भी है ये। कि बार-बार आएँगे एम्प्लॉयी जाएँगे एम्प्लॉयी बार-बार एम्प्लॉयी आएँगे जाएँगे, तो हमारे लिए प्रोडक्शन में हानि होती है ना? और हमारी कॉस्टली भी है। कैसे कॉस्टली है कि देखिए कि एम्प्लॉयी जब एक नए आएँगे तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो वो काम नहीं कर पाएँगे, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो हमारा कॉस्ट क्या बढ़ा? उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट आया। तो फाइनली वो हमारा कहाँ कॉस्ट जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारा कॉस्ट बढ़ेगा। दूसरा और कर सकते हैं कि जो न्यू एम्प्लॉयी होते हैं, हो सकता है कि वो मशीनों को वगैरह कुछ को हैंडल ना कर पाए प्लांट एंड मशीनरी को, तो हमारा प्लांट में मशीनरी में ब्रेकेज आ सकता है, डैमेज आ सकता है। हुँ, तो ये भी हो सकता है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारा बढ़ता है। एक एम्प्लॉयी को हायर करना, है ना? एक एम्प्लॉयी हायर करने के लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। उसमें हमारे ऑफिसर्स लगते हैं, हमारा एचआर मैनेजमेंट लगता है जो कि इसे फॉलो करता है। एग्ज़ाम लेना, ट्रेनिंग देना, है ना? उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सब सारे काम होते हैं। तो ये क्या है ना कॉस्ट है, मतलब बढ़ रहा है कॉस्ट, है ना? जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन ये कॉस्ट बढ़ रहा है। तो ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो सकता है, बढ़ सकता है ना? ट्रेनिंग में उनका खर्च होता है और इक्विपमेंट्स वगैरह जो हो सकता है कि उसमें टूट-फूट हो सकता है। तो इस तरह से हमारे लिए जो बड़ा हार्मफुल है और कॉस्टली है। हार्मफुल भी है और कॉस्टली है ये हमारे लिए लेबर टर्नओवर। तो हमें कोशिश किया जाता है हम कोशिश करते हैं एक कंपनी के तौर पर ये कोशिश किया जाता है हमेशा कि लेबर टर्नओवर को कम किया जाए, कम से कम रखा जाता है। ये जो रेशियो है लेबर टर्नओवर का, जैसे हम लोग अभी देखा 5% तो उसे कम से कम रखा जाए, है ना? कम से कम रखा जाए, ठीक है? ये टॉपिक तो खत्म हो गया। एक टॉपिक हम लोग देखते हैं और, है ना? एक टॉपिक है जिस टॉपिक को थोड़े-से कुछ लोग परेशान हो रहे थे, तो शिफ्ट वर्कर, शिफ्ट वर्कर, है ना? शिफ्ट वर्कर को देखते हैं हम लोग। थोड़ा-सा ये फेड हो रहा है, ये ब्लैक है दिखेगा, है ना? शिफ्ट वर्कर, ठीक है? शिफ्ट वर्कर क्या है कि जो शिफ्ट में काम करते हैं, जो शिफ्ट वर्कर का जिनको दर्जा मिला हुआ है ना? उनके लिए जो इफेक्टिव वर्क आवर है ना? एक तरफ हम लोग लिखते हैं वीकडे और इधर लिख रहा हूँ मैं सैटरडे।
ठीक है। उनका जो इफेक्टिव घंटे हैं, कितने घंटे काम करते हैं, हमारा जैसे हम लोग शिफ्ट वर्कर नहीं है, तो हम लोग कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। लंच को छोड़ दीजिए, लंच तो हमारा है नहीं, है ना। उसी तरह से जो शिफ्ट वर्कर होते हैं उनका इफेक्टिव वर्किंग आवर जो होता है वीकडे में, वो होता है 7 घंटे 30 मिनट्स, 7 आवर 30 मिनट्स। क्या होते हैं? 7 आवर 30 मिनट्स होते हैं इफेक्टिव आवर। काम तो उनको करना पड़ता है 8 घंटे, काम तो उनको करना पड़ता है 8 घंटे, लेकिन 8 घंटे में वो आधे घंटे लंच जो होता है उनका वो काउंट नहीं होता है। तो इसलिए उनका, क्योंकि हमारा भी लंच काउंट नहीं होता है ना, 1 घंटे का हमारा भी लंच काउंट नहीं होता है। तो ये जो 30 मिनट्स उन्हें ये जो है, तो उनका इफेक्टिव आवर कितना हो गया? 7 घंटे 7 आवर 30 मिनट्स हो गया, 7 आवर 30 मिनट्स हो गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आवर्स, ठीक है। लेकिन यही सैटरडे को थोड़ा अलग होता है। सैटरडे को उनका 45 मिनट का, 45 मिनट्स का लंच समझ लीजिए। तो उनका जो इफेक्टिव टाइम है, जो वर्किंग टाइम इफेक्टिव है, वो 7 घंटे 15 मिनट्स का होता है। 7 घंटे 15 मिनट्स का हुआ है ना, आवर्स का हुआ। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 714 आवर्स ना। तो ये यहाँ जो 30 मिनट्स है और यहाँ पर जो 45 मिनट्स है ना, क्या है ये? एक्चुअल में हम लोग सैटरडे बोनस मिलता है, हम लोग को सैटरडे बोनस मिलता है ना। इनको भी सैटरडे बोनस मिलता है, नहीं तब तो आप देखेंगे सैटरडे को ये दिन भर काम कर रहा है। सैटरडे बोनस इनको भी मिलता है। सैटरडे बोनस क्या है? काम नहीं करने के लिए पैसे दिए जाते हैं सैटरडे बोनस। जो 3 घंटे 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट जो हम लोग काम नहीं करते हैं सैटरडे को लंच के बाद, उनके लिए हमें पैसे दिए जाते हैं, उनको सैटरडे बोनस कहा जाता है। तो इसमें देखिए, वीकडे मतलब मंडे टू फ्राइडे और ये सैटरडे। तो मंडे टू फ्राइडे वो आधे घंटे रोज काम, उनका वर्किंग आवर नहीं है इफेक्टिव वर्किंग। तो कितने हो गए? 2 आवर्स 30 मिनट्स टोटल करके 5 दिन में, है ना, 5 डेज में। और यहाँ देखिए सैटरडे में कितने हो गए? सैटरडे को सिर्फ 45 मिनट्स। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 आवर्स 15 मिनट्स हो गए, 3 घंटे 15 मिनट। क्या है ये? एक्चुअल में ये 3 घंटे जो 15 मिनट है, यही तो सैटरडे बोनस है। 3 घंटे 15 मिनट यही सैटरडे बोनस है। लेकिन उनको हम लोग को सैटरडे बोनस जो मिलता है एक ही दिन मिलता है सैटरडे को, लेकिन इनको सैटरडे बोनस जो है 6 दिनों में डिवाइड कर करके मिलता है। ये समझ लीजिए कि इनको 6 दिन में डिवाइड करके मिलता है, मंडे टू सैटरडे डिवाइड करके मिलता है। तो इसमें देखिए कि वीकडे में जब वो 30 मिनट्स काम नहीं करता है ना, तो उस दिन अगर वो, है ना, उस दिन अगर वो प्रेजेंट होता है, अब देखिए वीकडे में अगर प्रेजेंट हो रहा है तो उसका मार्किंग क्या करेंगे? कितने घंटे के लिए प्रेजेंट, कितने स्लॉट के लिए प्रेजेंट हो रहा है? वो हो रहा है 30/32। हम लोग जानते हैं ना 32 के स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं 15 मिनट्स। तो 30/32 स्लॉट्स के लिए वो प्रेजेंट हो रहा है। कितने टाइम के लिए वो प्रेजेंट नहीं हो रहा है? कितने टाइम के लिए प्रेजेंट नहीं हो रहा है? वो हो रहा है 2/32 स्लॉट के लिए। आधे घंटे का ना, तो आधे घंटे 15 मिनट के 2 स्लॉट, इनके लिए वो प्रेजेंट नहीं हो रहा, लेकिन उनको प्रेजेंट माना जा रहा है ना, प्रेजेंट माना जा रहा है। जिस तरह आप सैटरडे को नहीं आते हैं सब 3 घंटे, फिर भी आपको प्रेजेंट माना जा रहा है, उसी तरह से ये 30 मिनट्स काम नहीं कर रहा है, फिर भी इनको प्रेजेंट माना जा रहा है। तो इनको ऐड कर दीजिए तो इनका मार्किंग क्या हो गया? 1। जब प्रेजेंट रहे तो उनका मार्किंग हो गया 1, लेकिन जब अब्सेंट रहे तो, अगर अब्सेंट है उस दिन तो ये वाला हिस्सा तो वो नहीं आए ना, 30/32 मिनट्स, 30/32 स्लॉट वो तो आए ही नहीं। लेकिन ये जो स्लॉट है वो बिना आए भी उनको मिल रहा है, बिना आए भी मिल रहा है, तो उनका जो मार्किंग हो जाएगा 2/32। 2/32 अब्सेंट होने पर भी उनको मार्क किया जाएगा 2/32। तो एक्चुअल में ये 2/32 किसका है, किसका पार्ट है?
ये सैटरडे बोनस का पार्ट है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन भी दिया था आप लोग को कि बताइए कि वीकडे में शिफ्ट वर्कर के लिए जो मार्किंग होता है वो क्या होता है सैटरडे बोनस के लिए, इन द बेस ऑफ सैटरडे बोनस। तो वीकडे में सैटरडे बोनस के लिए जो मार्किंग होता है वो 2/32 होता है, मंडे टू फ्राइडे यही होता है। हर एक दिन 2/32 जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, उनके एक्चुअल में सैटरडे बोनस में ऐड हो रहा है। और सैटरडे को देखिए तो उनके लिए क्या होता है, 45 मिनट्स, है ना, 45 मिनट। तो यहाँ पर जो हो गया उनके लिए ये 45 मिनट, तो ये 3/32, ठीक है। ये 3/32 ये वर्क क्या उन्होंने किया ही नहीं, लेकिन उनको मिल रहा है। तो मतलब सैटरडे को 3/32 जो है वो क्या है, सैटरडे बोनस है उनके लिए क्या है, सैटरडे बोनस है, ठीक है। तो सैटरडे को उनका सैटरडे बोनस के लिए मार्किंग होगा 3/32। और 3 इस दिन अगर देख लीजिए, प्रेजेंट का देख लीजिए कि इनको प्रेजेंट होना है इस दिन, तो अब 3/32, उसके बाद पूरे दिन में वो रहे कितना, है ना, 29/32, है ना। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 32/32 हो जाएगा, यानी कि 1, है ना, हो गया ना, प्रेजेंट रहे तो 1 हो गया। तो इसका मतलब है कि वो उनका जो ये मार्किंग हो रहा है 3/32, एक्चुअल में वो सैटरडे बोनस के लिए मार्किंग हो रहा है, सैटरडे बोनस के लिए मार्किंग हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को समझ गए आप कि शिफ्ट वर्कर का कैसे मार्किंग होता है। नहीं आने पर अब्सेंट रहेगा तो 2/32 का वीकडे में, और सैटरडे को 3/32 उनका मार्किंग होगा। नहीं आने पर, अब्सेंट रहने पर उनका 3/32 मार्किंग होगा। क्यों कि वो तो अब्सेंट है, लेकिन इतना जो टाइम है 45 मिनट्स जो है उनका तो सैटरडे बोनस के लिए काउंट हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और प्रेजेंट रहेंगे तब तो 1 होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये जो 2/32 है और ये 3/32 है, क्यों मार्किंग करते हैं, तो सैटरडे बोनस के लिए मार्किंग करते हैं, सैटरडे बोनस के लिए मार्किंग करते हैं। और अगर वो सैटरडे को अब्सेंट रहते हैं, और अगर सैटरडे को अब्सेंट रहते हैं तो उनका ये जो 2/32 रोज दिया जा रहा है वो नहीं दिया जाएगा, वो उनके पेमेंट से कट जाएगा, मतलब वो हिस्सा उनको सैटरडे बोनस का नहीं दिया जाएगा। तो क्या लगाते हैं, लीव लगाइए। अगर सैटरडे को लीव विद पे लगा लिए, एलपी, लीव विद पे हो गया तो हो गया, रेगुलाइज हो गया, ठीक है, तब तो रेगुलाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये लेबर टर्नओवर था, समझ गए हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन हैं उसको कीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, फिर किसी दिन मिलते हैं हम लोग कुछ और टॉपिक के साथ, ठीक है, ओके, थैंक यू। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अगर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।